कॉस्ट शीट पार्ट 2 या इससे पहले वीडियो में कॉस्ट शीट पार्ट 1 जो कि उसका इंट्रोडक्शन है, उसमें कुछ डेफिनेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड दिया गया है, वो डिस्कस किया है। इसमें हम लोग कॉस्ट शीट जो कि उसका प्रोफॉर्मा है, कॉस्ट शीट कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for early notifications. अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? फर्स्ट है व्हाट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट किसे बोलते हैं, कॉस्ट शीट से हम क्या समझते हैं। सेकेंड है स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो है वो ज़रूरी है। थर्ड है प्रोफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसे किस प्रोसेस से बनाते हैं, उसका प्रोफॉर्मा जो है कॉस्ट शीट का वो दिया गया है। व्हाट इज कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट से हम क्या समझते हैं। Cost sheet is a statement designed to show the output of a particular period along with the breakup of cost incurred. कॉस्ट शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि हमें हर स्टेप में पता चलता है कि किस जगह पे कितना कॉस्ट जो है वो लगा है या फिर वो इनकर्ड किया गया है, वो खर्च हुआ है। तो एक पूरे किसी भी सामान को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा स्टेज होता है, उसके रॉ मटेरियल से लेकर के उसके फिनिश गुड्स से लेकर के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सारा प्रोसेस जो है, सारा हर चीज का कॉस्ट जो है वो हमें कॉस्ट शीट से पता चलता है। तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट डिजाइन टू शो द आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड अलोंग विद द ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, एक के बाद एक हम लोग उसे पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्टेप 1, फाइंड आउट द प्राइम कॉस्ट। सबसे पहले हमें प्राइम कॉस्ट निकालना है। तो प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला जो है वो है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी मटेरियल लगा, जो भी वेजेस वहाँ पे फैक्ट्री में वर्कर्स को दिया गया, और जो भी इसके अलावा कुछ भी डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कुछ भी अगर खर्च हुआ, उसे कैरेज, उसका कैरेज इनवर्ड जो भी होता है वो सब यहाँ पर आता है। तो प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड आउट द फैक्ट्री कॉस्ट। हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालना पड़ेगा या फिर वर्क्स कॉस्ट भी उस फैक्ट्री कॉस्ट को बोलते हैं। वर्क्स कॉस्ट का फॉर्मूला है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है जो भी प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सबको ऐड करके हमने जो भी प्राइम कॉस्ट डिराइव किया है वो प्राइम कॉस्ट को यहाँ पर लिखेंगे। उसके साथ जो भी फैक्ट्री में जितना भी अलग से खर्च हुआ है वो सारा ओवरहेड, जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है वो सारा इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ जो भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसको ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है उसको लेस करेंगे, तो हम फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट को डिराइव करेंगे। थर्ड स्टेप है एसेटन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है COGS। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू वर्क्स कॉस्ट, जो हमने स्टेप 2 में डिराइव किया था वर्क्स कॉस्ट, उसको यहाँ पर पोस्ट करेंगे। उसके साथ जो भी ऑफिस में खर्च पड़ा है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उन सबको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। और COGS जिसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि वर्क्स कॉस्ट और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करके हमने डिराइव किया है। उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस करना है, तो हमें COGS मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर है स्टेप 4, एसेटिंग टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट फाइनल उसके बाद जो है वो है टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ
सेल्स जिसे हम लोग बोलते हैं वो निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है COGS, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है। उसमें जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलेगा। एंड लास्ट में सबसे फाइनल स्टेप है स्टेप 5, फाइंड आउट द सेल्स प्राइस एंड द प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस जो भी होता है, जो भी हमने पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे प्रोसेस के दौरान हमने जो भी खर्च किया है, जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है, उसमें जब हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस होता है, जिस सेलिंग प्राइस पे हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। Therefore, selling price equals to total cost plus profit. अब प्रोफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए हमें एक कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा, एक पूरा टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें 3 कॉलम होंगे। बाएं तरफ हमारा पर्टिकुलर्स, दाहिने तरफ हमारा टोटल और पर यूनिट कॉस्ट हमें कितना पड़ा उसे मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर में जो कि नंबर ए है वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी उसका रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसे उसका टोटल कॉस्ट क्या होता है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट के दौरान हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, जो भी हमारे पास पहले से था उसे लिखेंगे। उसके साथ अगर हमने कुछ नया परचेस किया है वो परचेस को ऐड करेंगे। अगर उस परचेस के दौरान अगर कुछ भी खर्च हुआ है तो उस एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें उसमें से परचेस रिटर्न ऑफ मटेरियल, अगर कोई भी मटेरियल हमें डिफेक्टिव लगता है या फिर ज़्यादा हो गया है तो हम उसे रिटर्न करेंगे, उसे हमें लेस करना है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स को भी लेस करना है। और स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, जब भी हम कोई मटेरियल लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ लाने में टूट जाता है, कुछ खराब हो जाता है, तो जिसे स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, जिसे हम सेल करते हैं स्क्रैप वैल्यू में, वो नॉर्मल लॉस है किसी भी मटेरियल को जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके दौरान, वो भी हमें इससे लेस करना है। और या फिर कुछ मटेरियल जानबूझकर जो कि एबनॉर्मल लॉस होता है, जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, अगर वैसा कुछ लॉस हो गया है मटेरियल का तो वो भी हमें लेस करना है। तो इन सबको लेस करने के बाद जो भी निकलेगा वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, add purchases, add expenses on purchase, less purchase return of material, closing stock of materials, less scrap value of normal loss of materials, less abnormal loss of materials। तो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट निकलता है। सेकेंड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कि अगर हमने किसी को कुछ पैसा नहीं दिया है, अगर वो पैसा हमारा अगर अभी भी बचा हुआ है तो उसे हमें ऐड करना है। और अगर हमने किसी को पिछले मंथ में या फिर पिछले ट्रांजैक्शन के दौरान अगर हमने किसी को प्रीपेड कर दिया, ज़्यादा दे दिया, तो उसे लेस करना है, प्रीपेड एट द एंड। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकलेगा। सी होता है डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस। अगर कोई भी डायरेक्ट या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस है जो कि इस रॉ मटेरियल कॉस्ट के दौरान खर्च हुआ है तो उसे भी हमें यहाँ ऐड करना है। फाइनली जब हम रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो हमें प्राइम कॉस्ट मिलता है, जो कि सबसे पहले हमें डिराइव करना होता है प्राइम कॉस्ट। सेकेंड, उसके बाद आता है, उसमें हमें प्राइम कॉस्ट डिराइव करने के बाद हमें उसमें फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को ऐड करना होता है। ऐड फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं तो उसके बाद हमें जो मिलता है वो वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट होता है। जी में उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगर इसके बाद हमने कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया है तो उसे हम ऐड करेंगे। एच में उसके बाद हम जो डिराइव करते हैं वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड किया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड निकलता है। पहले हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस निकाला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद, उसके बाद हमने जब उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स को लेस किया, तो उसके बाद जो हमें मिला वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं, जो कि ING कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जब हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम जब भी प्रॉफिट को ऐड करते हैं उसके बाद वो फाइनल सेल्स होता है जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। इस तरीके से हम कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करते हैं। Thanks for watching. If you have any queries, comment me in the comment section below. Thank you.